नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। क्राइम के दुनिया में कब कब और कैसी कैसी घटना घटेगी ये कोई नहीं जानता है। जब कोई घटना घटता है तो हम सभी को ये लगता है कि शायद इससे बुरा और दर्दनाक घटना और दूसरा कोई घट नहीं सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद और कुछ महीनों बाद ही हम सभी लोग को उससे भी दर्दनाक और उससे भी बुरा घटना देखने और सुनने को मिलता है। और क्राइम के दुनिया में अक्सर ये होता है। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इसी प्रकार का दर्दनाक और भयावह घटना है। इंडियन आर्मी में एक शख्स काम करता है जिसका नाम गुरुमूर्ति है और वो हैदराबाद का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक तो वो इंडियन आर्मी ज्वाइन रखता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो उसको रिजाइन मार देता है और डीआरडीओ में सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगता है। और आपको भी पता है कि डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के लिए रिसर्च करता है और ये एक ऐसी संस्था है जहां पर सेक्रेटरी बहुत हाई होता है। गुरुमूर्ति का विवाह वर्ष 2012 में पी वेंकटा माधवी से होता है। उसके बाद इसके 2 बच्चे होते हैं और जिंदगी काफ़ी अच्छी खासी खुशहाल चल रही थी। और ये पूरे परिवार मिलकर हैदराबाद में एक जगह पड़ता है मीरपेट इलाका, वहीं पर ये सभी लोग मिलजुल कर रहना शुरू करते हैं और रहते हैं। उत्तर भारत में 14 जनवरी को एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि मकर संक्रांति जिसे कहते हैं। उसी तरीके का एक त्यौहार हैदराबाद में ही मनाया जाता है जिसको पोंगल कहते हैं। और पोंगल लगभग 4 से 7 दिनों का ये त्यौहार होता है और उसमें लोग जहां कहीं भी अपने घर से बाहर होते हैं ये पूरा प्रयास करते हैं कि पोंगल पर्व पर अपने घर लौटें और अपने आशियाने लौटें और पूरे परिवार से हाल चाल लें और सभी से मिलें। और इस वजह से गुरुमूर्ति की पत्नी भी माधवी भी अपना घर जाना चाहती थी। वो अपने माता पिता से मिलना चाहती थी क्योंकि सभी लोग इस पर्व त्यौहार पर अपने घर आते हैं, लौटते हैं, सभी से मिलते हैं। तो माधवी का भी यही ख्वाहिश था कि वो भी अपने माता पिता के पास जाए और उनसे मिले। माधवी के 2 बच्चे ये दोनों के दोनों अपनी मौसी के यहाँ जाकर के पोंगल मनाते हैं क्योंकि उनकी मौसी भी उसी इलाके में रहती है। माधवी अपने माता पिता से डेली बात करती है और डेली अपने माता पिता से हाल चाल लेती है और समाचार बताती है। 16 जनवरी को जब माधवी के माता पिता माधवी को कॉल लगाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो सुबह में तो बात होती है लेकिन उसी दिन शाम में बात नहीं हो पाती है। माधवी के माता पिता को ऐसा लगता है कि शायद आज पर्व त्यौहार है, इस वजह से माधवी जो है बिजी होगी और इसी वजह से बात नहीं हुई है। उनको लगता है कि कल बात हो जाएगी। तो अब 17 जनवरी आ चुका है। माधवी के माता पिता फिर जो है कॉल लगाते हैं लेकिन फिर माधवी से बात नहीं हो पाता है। सुबह से शाम हो जाता है, शाम को भी माधवी के माता पिता कॉल लगाते हैं लेकिन शाम में भी माधवी के माता पिता को माधवी से बात नहीं हो पाता है। अब 17 जनवरी भी बीत जाती है, 18 जनवरी आ जाता है। माधवी के माता पिता क्योंकि 2 दिन से बात नहीं हो पाया था माधवी से, इस वजह से 18 जनवरी को भी सुबह में फ़ोन करते हैं ताकि माधवी से बात हो सके। लेकिन माधवी से फिर बात नहीं हो पाती है और सुबह से शाम फिर हो जाता है। माधवी के माता पिता को लगता है कि शायद कुछ न कुछ जो है गड़बड़ तो जरूर है, इस वजह से जा करके देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। माधवी के माता पिता 18 जनवरी को माधवी के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि माधवी तो घर पर है नहीं। तब वो अपने दामाद गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि आखिर माधवी कहाँ है। तब गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को ये अपने घर जाने के लिए जिद कर रही थी और इस वजह से हम दोनों में झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। शायद हमको लगा था कि आपके पास गई होगी, लेकिन हमको भी नहीं पता कि वो अभी तक कहाँ है और अभी तक लौट के भी नहीं आई है। माधवी के माता पिता को लगा कि पहले ऐसे कभी तो हुआ नहीं है, माधवी घर छोड़ के चली जाए और कोई इन्फॉर्मेशन न दे और उससे बात ना हो पाए। माधवी के माता पिता जितने भी रिश्तेदार उनके थे वो सभी के पास फ़ोन लगा के पूछते हैं कि आखिर माधवी कहाँ गई है, क्या आपके पास गई है या नहीं गई है। वो पर जितने भी उनके परिवार वाले थे सब बताते हैं कि माधवी हमारे पास नहीं आई है। क्योंकि माधवी 16 तारीख से ही गायब है तो माधवी के माता पिता को लगता है
कि अब थाने में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है दर्ज कराना चाहिए। माधवी के माता पिता और उसके हस्बैंड थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, यानी माधवी के गुमशुदगी का। जब प्रशासन माधवी के हस्बैंड से पूछता है कि आखिर माधवी कब से गायब है, तो माधवी के पति बताता है कि 16 जनवरी का जब हम लोगों के बीच भगझग हुआ था तब ये घर से एक बार बाहर निकली थी, उसके बाद ये घर लौटी ही नहीं है। प्रशासन उसके बाद खोजने में जुट जाती है। 19 जनवरी बीतता है, कोई सुराग नहीं मिला। 20 जनवरी ही बीतता है और उसी तरीके से 21 और 22 भी बीत जाता है, लेकिन प्रशासन को अभी तक माधवी के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है कि आखिर माधवी कहाँ गई है। अब प्रशासन को यह लगता है कि शायद माधवी जहां से गायब हुई है उसी के आसपास यदि ढूंढा जाए और उसी से वहीं से क्लू मिलेगा कि माधवी घर लौटी है या नहीं लौटी है। अब प्रशासन माधवी के घर के आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करती है। तब ये पता चलता है कि माधवी अपने घर से एक बार निकली है, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न होकर के घर चली गई है, लेकिन उसके बाद वो घर से नहीं लौटी है। प्रशासन को लगता है कि कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड हो सकता है कि इसी में शामिल हो और वही इसमें कोई खुरापाती किया हो। लेकिन जब प्रशासन उस सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तो पता चलता है कि घर का पूरा हिस्सा उस कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ हिस्सा छूट जा रहा है। और इस वजह से प्रशासन भी पूरा जो है उसके हस्बैंड पर ये शक नहीं कर पाता है। लेकिन प्रशासन, समय बीत रहा था, लेकिन प्रशासन उसके हस्बैंड से कई बार पूछताछ करता है तो पता चलता है उसके हस्बैंड के बातों से, यानी जब 2-3 बार पूछा गया तो उसके बातों से मतभेद हो जाता है। यानी जो बात वो पहले बता रहा था वही दूसरी बार जब पूछा गया तो उसमें हल्का परिवर्तन नजर आया। प्रशासन को लगा कि हो न हो इसके हस्बैंड का ही कोई ना कोई हाथ होगा इसको गायब करने में। अब प्रशासन अपना पुलिसिया रवैया अपनाना शुरू करती है और उसको अपने तरीके से पूछना शुरू करती है। पुलिसिया रवैया को गुरुमूर्ति ज्यादा झेल नहीं पाता है और जब जाकर के वो अंततः गछना शुरू कर देता है, वो कबूलना शुरू कर देता है कि साहब ये माधवी जो गायब हुई है वो हमारे वजह से ही गायब हुई है, लेकिन यदि आप पूरा बात जानना चाहते हैं कि माधवी आखिर कहाँ गई है तो आपको हमारे घर चलना होगा, वहां से पता चलेगा कि माधवी कहाँ गई है। अब प्रशासन के साथ गुरुमूर्ति अपने घर पहुंचता है। सबसे पहले प्रशासन को अपने किचन में ले जाता है जहां पर एक बड़ा सा कुकर रखा होता है। अब ये गुरुमूर्ति प्रशासन को बताता है कि सर, माधवी अंतिम बार इसी कुकर से होते हुए बाहर की ओर गई है। अब प्रशासन ये बात सुनकर चौंक जाता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, क्योंकि प्रशासन भी आखिरकार एक इंसान है, वो भी एक आदमी है और उसको भी डर लगता है, भले क्यों ना उसके पास वर्दी हो। उसके बाद गुरुमूर्ति प्रशासन को, पुलिस वाला को बाथरूम में ले जाता है और कहता है कि सर, माधवी जो है यानी इसी बाथरूम से होते हुए यानी कुकर में पहुंची थी। अब ये बात सुनकर प्रशासन भी काफी हैरान है कि ये क्या बता रहा है। उसके बाद ये गुरुमूर्ति प्रशासन को एक नदी के किनारे ले जाता है और उस नदी का नाम है जिले लाकुडा लेक, और यह बताता है कि सर, माधवी जो है कुकर से होते हुए अंतिम बार इसी नदी में पहुंची है। अब प्रशासन ये 3 लोकेशन बताता है और तीनों लोकेशन जानकर प्रशासन हैरान रह जाता है कि ये बता क्या रहा है। अब वो पूरा डिटेल से बात बताना शुरू करता है कि सर, जब 16 जनवरी को जब हम काम से लौटे थे तो माधवी जो है अपने घर जाना चाहती थी, अपने मायके जाना चाहती थी, और हम नहीं चाहते थे कि अपने घर जाए, अपने मायके जाए, और हम चाहते थे कि ये यहीं पर रहे और पर्व त्योहार अपने साथ जो है हम लोग के साथ मनाए। और इसी बात को लेकर दोनों में बकझक हुआ और हाथापाई होना शुरू हो गया। जब हाथापाई हो रहा था तो हमारा हाथ उसके गर्दन पर इस तरीके से पड़ा कि उसका गर्दन दब गया और उसका मृत्यु हो गया और वो मर चुकी थी। अब जब वो उसका देहांत हो गया तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। यदि बच्चे जानेंगे तो वो क्या सोचेंगे, यदि उसके माता पिता जानेंगे तो क्या सोचेंगे, और यदि प्रशासन जानेगी तो मेरा क्या हासिल होगा। और इस सब बात सोचकर वो डर जाता है।
कुछ देर बाद उसको आइडिया आता है कि यदि हम इसको बाहर ले जाते हैं तो शायद पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि हम क्या लेके जा रहे हैं। उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसको पीस कर दिया जाए, और वो जो है बाजार जाता है और बाजार से एक तेज धारदार हथियार लेके आता है और उस हथियार से उस माधवी को जो है पीस काटना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है। चूंकि बच्चे घर पर है नहीं, वही दोनों अकेले था और माधवी मर चुकी है, और माधवी को पीस करके एक चिमकी में डाल करके कुकर में जो है उसनना शुरू कर देता है, गर्म करना शुरू कर देता है और उसको पकाता है, सिंझाता है। और जब उसको लगता है कि ये हड्डी नहीं गल पाएगा तो एक ग्राइंडर मशीन लेके आता है बाजार से, और उस ग्राइंडर मशीन में हड्डी को डालकर छोटा छोटा पीस बनाता है और उसको कुकर में डालकर उसको भी पकाता है, और उसके बाद उसको वहां से ले जाकर उस नदी में डाल देता है, और नदी में भी बीच धार में ले जाकर के उसको पूरा डाल देता है। अब प्रशासन जब ये पूरा बात सुनती है, प्रशासन भी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये 16 जनवरी से 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख लगातार ये 72 घंटा तक माधवी को कुकर में सिंझाता रहा, और सिंझाने के बाद वो नदी में ले जाकर, तेज धार में ले जाकर फेंक देता है, उसको डाल देता है। जब प्रशासन को ये बात पता चलता है तो प्रशासन ये इसके सबूत जुटाने में जुट जाती है कि शायद कुछ हड्डी मिले, कुछ सबूत मिले, लेकिन चूंकि इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा था तो 16 से 18 जनवरी ये अपने घर को पूरे अच्छे तरीके से साफ कर लेता है, और जहां कोई भी दाग धब्बा था उस सभी दाग धब्बों को मिटा देता है, सभी निशान को खत्म कर देता है, और कुकर को भी साफ करके जहां पर ये पहले से रखा हुआ था वहीं पर जाकर के रख देता है। जब प्रशासन ये घटना पूरा सुनती है, उसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी, वहां डॉग स्क्वाड, कई सारे चीजें वहां पर आती है ताकि कुछ सबूत मिल सके, लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम को भी उस नदी में कुछ नहीं मिल पाता है। यहां तक कि गोताखोर को भी नदी में उतारा जाता है कि कुछ सबूत मिले, कोई हड्डी ही मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अब फॉरेंसिक टीम आई, उसके घर की जांच करता है और घर से कुछ सबूत जो है लेके जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत यदि नहीं मिलता है तो क्या इस गुरुमूर्ति को सजा मिल पाएगा? क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, और जिस तरीके से इसने घटना का अंजाम दिया, इस भयावह घटना का, ये दिल को दहला देने वाला घटना है। और इतने बुरा आइडिया और इतने खतरनाक आइडिया इसके पास कैसे आया, ये तो भगवान जानता है। तो अभी तक इस कहानी में इतना ही है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। यदि आप इसी तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के कहानी जो है आपको क्राइम से संबंधित मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।